आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 4 कृषि के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे कृषि एक परिचय। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे कि कृषि ये शब्द आपने कई बार सुना है, साधारण भाषा में इसको खेती कहा जाता है। बिल्कुल सही है, आप सभी किसान परिवारों से ताल्लुकात आपके हैं और आप जानते हैं गाँव में किस तरीके से खेती की जाती है। उसी कृषि के बारे में आज विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कृषि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके उपरांत इससे संबंधित विभिन्न क्रियाएं होती हैं, कृषि को किस क्रिया में शामिल किया जाता है और इससे बनने वाले विभिन्न उत्पाद विनिर्माण के अंतर्गत और उसके बाद वह किस तरीके से बाजार तक पहुंचते हैं और विभिन्न प्रकार का एक कृषि तंत्र बन गया है जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कृषि जो शब्द है वह एग्रीकल्चर है। शब्द क्या है? एग्रीकल्चर। ये लैटिन भाषा, हम शब्द कौन सा देखेंगे? लैटिन शब्द है। अधिकतर जो भाषाएं हैं उनके शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। तो इसी तरीके से एगर, क्या शब्द बन गया बच्चों? एगर। एगर शब्द हो गया। अब एगर शब्द जो है, इस शब्द की, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्या है? एगर। इस चीज को ध्यान रखना है। या एग्री कह सकते हैं या कहेंगे एग्री। ये एग्रीकल्चर, ये एग्री वर्ड हो गया। और एग्री, एग्री का मतलब क्या है? मृदा, यानी कि मिट्टी, मृदा है। और कल्चर का मतलब क्या है? लिख लीजिए, कल्चर, जिसका अर्थ क्या होता है? कृषि करने से हुई। यानी कि ये ऐसे शब्दावली है जिसके ऊपर एक सवाल जरूर पूछा जाता है, उसको आपको याद करना है। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा से। शब्द क्या है? एगर, एग्री जिसका अर्थ क्या है? मृदा, कल्चर जिसका अर्थ है कृषि। इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो शब्द है वह क्या हुआ? इसके अंतर्गत हम करते क्या क्या हैं? देखिए, कृषि के अंतर्गत फसलों की जुताई, बुआई और साथ के साथ बच्चों याद रखिए उसमें पशुपालन भी शामिल किया जाता है, तभी संपूर्ण खेती हो पाती है। मृदा की जुताई, फसलों का उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे क्या कहा जाता है? खेती कहते हैं, या फिर आप इसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं, फार्मिंग। यह भी इससे संबंधित एक शब्द है। तो समझ गए किस तरीके से खेती, लैटिन भाषा का शब्द एग्री, एगर, कल्चर दोनों से मिलकर एग्रीकल्चर बना, जिसके अंतर्गत पौधों की जुताई, बुआई और साथ के साथ क्या है? पशुपालन भी करना, क्योंकि किसान भाई क्या है, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए वह साथ के साथ क्या करते हैं? पशुओं का भी पालन पोषण साथ के साथ करते हैं। आगे लिखिए। तो इसी आधार पर हम देखें तो जो पौधे होते हैं, बिल्कुल फसल तैयार होती है, तो वो फसल जब तैयार होती है, कटती है, तो पौधों से, यानी कि उन क्रॉप्स से, हम बात करें यहाँ पर क्रॉप्स की बात करें, उन फसलों से बहुत सारे परिष्कृत उत्पाद तैयार किए जाते हैं, यानी कि उनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। सीधा सा उसूल यहाँ याद रखिए, प्रकृति से जो आपको प्राप्त हुआ है वह प्राथमिक में आता है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसका रूप, तकनीक लगाकर उसका रूप बदल दिया जाए, उसको थोड़ा अच्छा कर दिया जाए तो वह द्वितीयक में आएगा। और जब वह उत्पाद बाहर हम तक पहुंचेगा यातायात के साधनों के द्वारा और विभिन्न सेवाओं के माध्यम से, जब तक हम तक बाजार तक पहुंचता है, वह किसके अंतर्गत शामिल किया जाए? वह तृतीयक सेवाओं में शामिल किया जाए। इसके ऊपर विस्तार से आप 9वीं और 11वीं कक्षा में विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ थोड़ी सी इसकी जानकारी आपको बताई गई, क्योंकि ये शब्दावली जहाँ प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया ऐसे शब्द आएंगे, उनको जानना जरूरी है। नोट कर लीजिए। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद, यानी कि जो पौधा है उससे क्या है? परिष्कृत उत्पाद बना, तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भी मैंने जिक्र किया था। क्या है? प्राथमिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत खेती है, मत्स्य है, वानिकी है, खनन है। ये समस्त क्रियाएं जो कहाँ से, याद रखिएगा, जिनका सीधा संबंध किससे है? प्रकृति से है। यानी कि सीधा संबंध किससे है बच्चों? याद रखना, प्रकृति, यानी कि जो नेचर से, हमें प्रकृति से जो प्राप्त हो रहा है वह प्राथमिक है। क्लियर? यहाँ सिर्फ हम डिटेल में किस पे अध्ययन कर रहे हैं? कृषि पे आधारित। और कृषि पे ही मान लो जैसे अनाज पैदा हुआ, गेहूं पैदा हुआ, मक्का पैदा हुआ, चना पैदा हुआ, अब उससे बनने वाला उत्पाद, जैसे गेहूं से डबल रोटी बन रही है, तो डबल रोटी किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? वह द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।
और डबल रोटी को यानी कि ब्रेड को बाजार तक पहुंचाना और फिर हमारे घरों तक आना वेंडर के थ्रू, ये सारी किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ये तृतीयक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से पहले प्राथमिक पौधे से तैयार, फिर परिष्कृत रूप हुआ, द्वितीयक में चला गया, ये देखिए डबल रोटी बन रही है, और तीसरे में बाजार में बिकने के लिए आ गया, क्योंकि हमें सेवाएं कहाँ प्राप्त होती हैं, बाजार से प्राप्त होती हैं। आगे नोट कीजिए प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, इसको आप नोट कर लीजिए, अगर पूछा जाता है प्राथमिक क्रियाओं की परिभाषा लिखिए तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। सीधा सा अर्थ क्या है, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, प्रकृति से जुड़ी हुई समस्त सेवाएं, कृषि है, वानिकी है, मत्स्य है, खनन है, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। के उत्पाद और निष्कर्षण से है कृषि, मत्स्य, संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये कृषि हो गया, ये मत्स्य बता दिया, और ये वानिकी पेड़ों का काटना, लंबरिंग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पे द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें विनिर्माण होगा यानी कि प्रसंस्करण होगा, उसका रूप परिवर्तित किया जाएगा, उसको और मूल्यवान बनाया जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, कच्चे माल को तैयार किया जाएगा। देखिए क्या प्रक्रिया है, इन संसाधनों, इन मतलब जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी कि यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इस्पात विनिर्माण है, डबल रोटी पकाना, अभी आपको एक उदाहरण मैंने बताया। कपड़ा जैसे बच्चों किससे बन रहा है, कपास से बन रहा है। तो कपास जो हो गया, कपास जो हो गया, कपास से क्या बना, कपड़ा बना, कपड़ा। और कपड़ा फिर कहाँ है, कहाँ चला गया, बाजार में चला गया, बिकने के लिए चला गया, दुकानों में चला गया। तो ये जो है, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस तरीके से हम पौधे से प्रसंस्करण देख रहे हैं, किस तरीके से विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। बुनना इस क्रिया के अंतर्गत उदाहरण है। आप ये देख रहे हैं, कपास पैदा हुआ, कपास से ये वीविंग हो रहा है, तैयार हो रहे हैं, इसी के अंतर डबल रोटी बनना है, और इस्पात कारखानों में, तो ये समस्त इसके उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाओं में नजर डालते हैं। तृतीयक क्रियाएं यानी कि टर्शियरी सेक्टर में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करती है, यानी कि सर्विसेज आती हैं, हमें जो भी चीज़ मुहैया हो रही है वह इसके माध्यम से ही हो रही है। इसके अंतर्गत क्या इसके साथ सहयोग करते हैं उनको लिख लीजिए। यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। आप ये देखिए, परिवहन के साधन हैं, बैंक सेवाएं हैं, इंश्योरेंस की सेवाएं हैं, पोर्ट की फैसिलिटी है, और ये बाजार की सुविधाएं, ये समस्त क्रियाएं किसके अंतर्गत, ये हमने एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में कृषि के साथ ही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के ऊपर किस तरीके से पौधे से प्रसंस्करण होता है उसके बारे में जाना। आगे डिटेल में हम कृषि के ऊपर फिर से नज़र बनाते हैं अपनी। कृषि सबसे पहले हमने ये जान लिया, यह प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। कितनी प्रतिशत, भारत या विश्व पे नज़र डालें तो भारत की तो करीबन 70% जनसंख्या है और विश्व की करीबन 50% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। आप जानते हैं क्या क्या क्रियाकलाप इसमें किए जाते हैं, उन्हीं को हम विस्तार से देख रहे हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या किया जाता है इसमें, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल है। ये बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा, पहले भी परिभाषा में हमने देखा है इस चीज़ को कि कृषि के साथ फसलों का बोना और जोतना, उराई बुराई ये ही नहीं है, साथ के साथ उसमें पशुओं का पालन पोषण भी शामिल किया जाता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित हैं, क्रियाओं से संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं। अब अगला हम यहाँ देखते हैं कि जो कृषि है, हम जो खेती कर रहे हैं, ये कृषि जो है, इस कृषि के लिए क्या समस्त पूरी पृथ्वी पर ही क्या कृषि की जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं की जा सकती है। कृषि के लिए आप
आदिम समय से चले जाइए, प्रागैतिहासिक काल से चलें, फिर सभ्यताओं का युग आया, उस समय भी अगर आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, तो ये विभिन्न सभ्यताओं को भी देखते हैं। तो कहाँ ये सभ्यताएं पनपी थी? ये नदी किनारे पनपी थी, और आप जानते हैं नदी किनारे जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, और उपजाऊ मृदा यानी कि मैदानी इलाकों में ही कृषि जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो नोट कर लीजिए क्या क्या जरूरी हैं। सबसे पहले अनुकूल स्थलाकृति, यानी कि क्या है स्थलाकृतियाँ? भाई पर्वत है, पठार है, मैदान है, पर खेती के लिए उपयुक्त तो क्या रहेगा? मैदान रहेगा। बिल्कुल सही। उसमें मृदा उपजाऊ, जैसे जलोढ़ मृदा उपजाऊ है, काली मिट्टी उपजाऊ है। जलवायु भी ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, यानी कि 50 डिग्री से ज़्यादा का तापमान होगा तो वो भी सूटेबल नहीं है। -50 में चले जाओ, -30 में चलो, माइनस हिमांक से नीचे चले जाओगे, वो भी तापमान अनुकूल नहीं है। तो इसीलिए एक अनुकूल जलवायु का होना भी यहाँ एक आवश्यक दशा है। कृषि के उत्पादक के लिए, क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। क्या पढ़ा? स्थलाकृति, दूसरा मृदा, फिर जलवायु। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि, एरेबल लैंड कहा जाता है। एरेबल लैंड कहते हैं, यानी कि खेती के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है इस मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में यही प्रदर्शित किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये बीच का इलाका अफ्रीका का, ये उत्तर में ये सहारा मरुस्थल का इलाका है जिसको छोड़ दिया गया है, यहाँ खेती नहीं की जाती है। तो आप देखेंगे विशेष रूप से यहाँ जो हरे रंग से प्रदर्शित किए हैं, भारत में भी अगर नज़र डालते हैं तो भारत के अंतर्गत भी जो मैदानी इलाके हैं उन पे अगर आप चलें, उनमें अगर देखें आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो ये मैदानी उत्तर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहाँ पर उपजाऊ मैदानी इलाके, तटीय इलाके हैं जहाँ खेती की जाती है। बीच में काली मिट्टी के प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ खेती की जाती है। तो खेती कहाँ नहीं की जा रही भारत में? कम है। हिमालय क्षेत्र में नहीं की जा रही है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं की जा रही है, और खासकर जंगलात इलाकों में भी कम की जा रही है। वहाँ भी एक अलग प्रकार की खेती की जाती है। स्थानांतरित कृषि पर हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये ही इस मानचित्र में दिखाया गया है। आप ये देखिए, बीच का इलाका है जहाँ पर भी कोई दुर्गम इलाके हैं, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से योग्य नहीं है, वहाँ खेती, यहाँ रोकीज पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो पर्वतीय इलाकों को छोड़ दिया गया है, मरुस्थलीय इलाकों को छोड़ दिया गया है, खाइयों को छोड़ दिया गया है, यानी कि कुछ स्थलाकृतिक अवरोध हैं जो कृषि के लिए योग्य नहीं है। बीहड़ इलाकों को छोड़ दिया है, वहाँ खेती नहीं की जाती है। तो खाली की खाली कृषिगत भूमि कहाँ उपलब्ध है, उसी चीज़ को यहाँ प्रदर्शित किया गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नदी घाटी क्षेत्रों में सर्वाधिक कृषिगत भूमियाँ, एरेबल लैंड उपलब्ध होती है। कृषि तंत्र। अब कृषिगत भूमि को हम कृषि समझ गए, कृषिगत भूमि को समझ गए। अब कृषि तंत्र यानी कि एग्रीकल्चर का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, किसान किस तरीके से इस कृषि को पूरा करता है, उसके लिए कुछ इनपुट होते हैं, उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, और उसके बाद आउटपुट मिलता है, यानी कि आउटपुट किसके रूप में? फसल के रूप में तैयार होता है, और फसल फिर प्रसंस्करण होता है, और फिर सेवाओं के रूप में बाजार तक पहुंचती है। तो एक पूरी प्रक्रिया है, वह किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? वह कृषि तंत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस तंत्र के अंतर्गत हम विभिन्न जो इनपुट है, प्रोसेस है, और क्या आउटपुट है, उसके बारे में नज़र डालते हैं। सबसे पहले कृषि तंत्र की परिभाषा क्या होती है वह लिख लीजिए। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इसमें हर चीज़ क्रमबद्धता से है, सिस्टमेटिक है, इसलिए इसको बच्चों क्या कहा गया है? एक तंत्र कहा गया है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, यानी कि सबसे पहले अपन इनपुट की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। सबसे पहले बीज की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, मशीनरी और श्रमिक की आवश्यकता है, जुताई है, बुआई है, सिंचाई है, निराई है, कटाई है, ये सब इसकी कुछ संक्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये इस तंत्र के निगर्तों के अंतर्गत फसल, निगर्त मतलब बच्चों क्या है? आउटपुट, यानी कि क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है फसल है, ऊन है, डेयरी है, कुक्कुट उत्पाद,
ये सब इस प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये दिए गए चित्र में आप नज़र डाल सकते हैं कृषिगत भूमि को, कृषि पद्धति किस तरीके से, उसमें क्या क्या तंत्र काम में लिया जा रहा है उसको देखिए। यहाँ निवेश किया गया है, निवेश किस चीज़ का किया गया आप देख सकते हैं। निवेश में मशीनरी है, मशीनरी का निवेश किया गया है, मशीनरी है। उसके बाद बीज है यानी कि सीड का इस्तेमाल किया गया है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, फर्टिलाइजर्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से बीच में प्रक्रिया क्या कर रहा है, किसान जुताई कर रहा है, बुआई कर रहा है, निराई कर रहा है, कटाई कर रहा है, यह एक प्रक्रिया है। और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वह रिजल्ट देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को निगर्त कहा गया है। आउटपुट क्या आ रहा है, फसल के रूप में बाहर तैयार हो रहा है, हमने देखा, यानी कि क्रॉप्स के रूप में वह उपलब्ध हो रहा है। इसी तरीके से इसी कृषि तंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान आप जहां देख रहे हैं मानव का भी योगदान है, पूरी प्रक्रियाओं को वह संपादित कर रहा है। परंतु उसके साथ साथ हमने पढ़ा था एक स्थलाकृति का होना जरूरी है, उपयुक्त मृदा का होना जरूरी है, उसी के साथ जलवायु का भी होना, अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। तभी कृषि जैसे कार्य को समृद्धता से किया जा सकता है। क्या क्या है भौतिक में क्या है, ये सभी भौतिक निवेश हैं, यानी कि जो जलवायु से जुड़े हुए हैं, ताप है, वर्षा है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि किसी भी पौधे के जर्मिनेशन के लिए, उगने के लिए आवश्यक क्या होता है, सबसे पहले अनुकूल ताप होना जरूरी है, जल का होना ज़रूरी है, किसी भी रूप में हो सकता है, और मृदा का होना ज़रूरी है। भौतिक निवेशों में सूर्य प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, मृदा है और उपयुक्त ढाल का होना, ये सभी भौतिक चीज़ें हैं जो कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाए। इसके साथ साथ मानवीय पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। मानवीय निवेश क्या क्या है, मानवीय में भंडारण है, कहाँ स्टोर करेगा, खाद का इस्तेमाल करेगा, मशीनरी का इस्तेमाल करेगा, लेबर का इस्तेमाल करेगा, श्रम का यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कृषि को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कृषि के अंदर। तो क्या क्या देखना, एक हमने उन प्रक्रियाओं को जाना, ये कृषि पद्धति किस तरीके से चल रही है, एक प्रक्रिया निवेश किया जा रहा है, फिर प्रक्रम है, फिर निगर्त आ रहे हैं, और उसमें फिर भौतिक और मानवीय कृषि निवेश का भी योगदान होता है। अब डिटेल से इस चैप्टर में आके जब हम अध्ययन करेंगे तो उस पर कृषि के बारे में पढ़ने के उपरांत कृषि के प्रकारों के ऊपर भी ये पाठ का विस्तार मिलता है। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे, साधारण भाषा में है कह देते हैं कि कृषि जो है एक निर्वाहन कृषि होती है। निर्वाह मतलब खुद के पालन पोषण के लिए, परिवार के लिए जो खेती की जाती है वह निर्वाह कृषि है। फिर उसके अलग अलग रूप हैं, और इसी के साथ एक वाणिज्य कृषि होती है जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। ऐसी फसलें तैयार की जाती है जिसका सिर्फ बाजार से मूल्य प्राप्त किया जाता है। यानी कि निर्वाह कृषि में परिवार का पालन पोषण और कई सारे अंतर देखने को मिलेंगे, जहां श्रम की अधिकता देखेंगे, भूमि भी बड़ी बड़ी जोतें देखने को मिलेंगी। या वाणिज्य कृषि में एक फसल की बहुलता देखने को मिलती है, और जहां निर्वहन कृषि में परिवार के लोग ही मिलजुल कर पारंपरिक जो औजार हैं उनके माध्यम से खेती करते आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कृषि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। क्या क्या है, कैसे उसमें अंतर है, भौतिक दशाओं से, उत्पाद की मांग है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। क्या क्या है, निर्वहन कृषि है या निर्वाह कृषि है या वाणिज्य कृषि और कह सकते हैं। आप ये देख रहे हैं निर्वाह कृषि है, जिसको आप क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, जीवन के निर्वाह के लिए की जा रही है। और ये कमर्शियल एग्रीकल्चर है, ये कमर्शियल एग्रीकल्चर है। इस तरीके से हम कृषि को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब कुछ खास बातें आपकी पुस्तक में और दी गई हैं जो कृषि से ही संबंधित हैं। इन शब्दावलियों के ऊपर क्या आप जानते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने जाना एग्रीकल्चर शब्द है लैटिन भाषा के एगर या एग्री, जिसका मतलब मृदा, और कल्चर मतलब एक प्रक्रिया जिसमें शामिल ये किया जाता है। तो एग्री हमने पढ़ा, और साथ क्या जोड़ दो, कल्चर। क्या जोड़ दो, कल्चर। तो इसी तरीके से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरी मतलब कीट पालन किए जाते हैं, रेशम के कीड़े
तैयार किए जाते हैं। जो शहतूत की पत्तियां होती हैं, शहतूत की पत्तियों पर इनका पालन पोषण होता है। परंतु एक गौर करने की बात है, एक रेशम कीट से एक ही रेशम का धागा तैयार होता है और एक साड़ी को तैयार करने में बच्चों 60,000 कीटों को, रेशम के कीटों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है, परंतु फिर भी इसका वाणिज्यिक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सेरीकल्चर यानी कि रेशम के कीटों का है। पिसीकल्चर में मछलियों के बारे में हम जानेंगे। इसी तरीके से विटीकल्चर है। विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में आप चले जाइए, वहाँ पर जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, कैलिफोर्निया के इलाके हैं, भूमध्य सागर, अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर आता है, फ्रांस के इलाके हैं, इटली के इलाके हैं, जर्मनी के कुछ इलाके हैं, पोलैंड के इलाके हैं, लंदन के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर इस तरीके की खेती विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती के लिए बड़े प्रसिद्ध है, जिसको बागानी कृषि में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर है, यह भी बागानी कृषि में आप हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान, बाग बगीचे लगाए जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं बाजारों में फूल आ रहे हैं, वो फूलों की भी लंबे बहुतायत में क्या की जाती है बच्चों, खेती की जाती है। तो सबसे पहले सेरीकल्चर की एक परिभाषा है। एग्रीकल्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको मैंने शामिल नहीं किया। यहाँ सेरीकल्चर लिख लीजिए। रेशम उत्पादन है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, यानी कि कृषक की आय को बढ़ा सकता है। तो क्या है, यह एक प्रक्रिया है जहाँ शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है और रेशम अपने आप में एक अहमियत रखता है। इसी तरीके से पिसीकल्चर, हमने मत्स्य पालन की बात की थी। आप देखेंगे विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखर छोटे में मत्स्य पालन किया जाता है और मछलियों की भी अपनी एक मांग है, जिसको पूरा करने के लिए व्यवसाय कृषि से ही जुड़ा हुआ है। विटीकल्चर, द्राक्षा कृषि जो है, ये अंगूर की खेती होती है। विटीकल्चर की मैंने बात की थी, जो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में बहुतायत से की जाती है। और लास्ट में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि की क्या परिभाषा है, वाणिज्यिक उपयोग। क्योंकि विशेषतः हम ये देख रहे हैं कि ये जितने भी उत्पाद हमने देखे, इनकी जो मांग है वह वाणिज्यिक स्तर पर है, लाभ कमाना उद्देश्य है। खेती में से निर्वहन कृषि को छोड़ दीजिए के लिए सब्जियां, फूलों और फसलों को उगाना किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में शामिल किया जाता है। उद्यान कृषि कहते हैं, या आप लिख सकते हैं हॉर्टिकल्चर। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फलों की खेती है, ये फूलों को तैयार किया जा रहा है। तो ऐसी कई रोचक बातें इस पाठ के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो निरंतर वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।